जय हिंद साथियों, आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो लगभग 5 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। तो इस टॉपिक का जो नाम होगा, इस टॉपिक का जो नाम है वो बेटा वो क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारी इस चैनल पर फिजिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जिसका एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था पूरी तरीके से। आज जो दूसरा लेक्चर है ये हो गया अपना लेक्चर नंबर 2। इसमें हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसके सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि व्हीटस्टोन क्या था, इसके आविष्कार कौन थे। फिर इसके बाद हम इसकी संरचना को देखेंगे, सिद्धांत को देखेंगे और इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखो व्हीटस्टोन का इतिहास क्या रहा है। इनकी जो व्हीटस्टोन सेतु होता क्या बेसिकली, एक छोटा सा परिपथ होता है जिसका प्रयोग हम मापन के लिए करते हैं। क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु एक छोटा सा परिपथ होता है जिसका हम प्रयोग मापने के लिए करते हैं। इसका जो आविष्कार किया गया बेटा वो 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में। ये किसने किया था बेटा? सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने। सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1833 ईस्वी में। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम क्या है, जिनका नाम बेटा चार्ल्स व्हीटस्टोन है। चार्ल्स व्हीटस्टोन है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने इस परिपथ को उन्नति और लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय कैसे बनाया? इन्होंने इसमें और एक चीज़ ऐड कर दी कि इस व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा हम परिपथ में लगे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा इतिहास रहा जाके क्या रहा था कि 1833 में सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने इसका आविष्कार किया और चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसे लोकप्रिय बना दिया। और चार्ल्स व्हीटस्टोन ने क्या बताया है कि इस परिपथ की सहायता से परिपथ में कोई अज्ञात प्रतिरोध लगा है उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ये बेसिक सा इतिहास रहा है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। इसका सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो यहाँ लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है ये व्हीटस्टोन सेतु? ये होता क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, या कह सकते हो इसमें प्रतिरोधों की एक विशेष युक्ति होती है जिसकी सहायता से परिपथ में लगे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? यह एक प्रतिरोधों की विशेष युक्ति होती है जिसमें परिपथ में लगे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यही लिखना है इसमें। क्या लिखोगे? व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों की एक विशेष युक्ति होती है। प्रतिरोधों की एक विशेष युक्ति होती है। विशेष युक्ति होती, युक्ति का मतलब एक समायोजन होता है, एक सिस्टम होता है, कह सकते हो। युक्ति होती है जिसका प्रयोग करके परिपथ में लगे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान, परिपथ में लगे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। परिपथ में लगे किसी अज्ञात मतलब जिस प्रतिरोध का मान हमें नहीं ज्ञात है उसको हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका बेटा क्या रहा? कर सकते हैं। ये इसका व्हीटस्टोन सेतु अगर 2 नंबर में आए, ये बोल सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। तो लिख सकते हो प्रतिरोधों की एक विशेष युक्ति होती है जिसका हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, परिपथ में लगे किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे संरचना। जैसा हम लिख रहे हैं वैसे नोट्स बनाते चलो। अगर नोट्स सही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है नोट्स की, PDF डाउनलोड कर सकते हो। संरचना में देखो क्या होता है कि इसमें जो 4 प्रतिरोध होते हैं, पहले हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे इस टाइप का, ऐसे। और यहाँ हम थोड़ा इरेज करें इधर, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 प्रतिरोध लगाने होंगे।
एक प्रतिरोध बेटा यहाँ P लगा दिया, दूसरा प्रतिरोध यहाँ Q लगा दिया, और यहाँ एक R प्रतिरोध लगा दिया, और चौथा प्रतिरोध यहाँ S लगा दिया। एक समांतर चतुर्भुज में बने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नाम भी दे सकते हो इसका। ये समांतर चतुर्भुज क्या हो गया, ABCD हो गया। ये इसका 4 प्रतिरोध किस में जुड़े होते हैं, इस श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब देखो इसमें विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण हमारे पास BD है, एक विकर्ण AC है, तो AC विकर्ण को हम एक वैद्युत सेल से जोड़ देते हैं। ये हमने एक वैद्युत सेल बना दिया, और वैद्युत सेल के साथ में एक कुंजी लगा देते हैं। इस कुंजी का नाम हमने दे दिया K1। ऐसे इस विकर्ण को ऐसे इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस जो वैद्युत सेल है इसका नाम दे दिया E। तो एक विकर्ण हमने AC जो है एक वैद्युत सेल E और तथा कुंजी K1 के साथ जोड़ दिया। अब दूसरा विकर्ण हमारे पास है BD, ये BD है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारामापी, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं धारामापी। धारामापी का मतलब होता है जो धारा को मापता है। तो यहाँ पर हमने धारामापी के साथ एक कुंजी K2 को जोड़ दिया, एक कुंजी K2 को जोड़ दिया। तो ये इसकी संरचना रही जाके। अब इसकी अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ धारा I1 जा रही है तो दोनों प्रतिरोधों में भी धारा I1 ही जाएगी। तो इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जो एक ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जो ABCD समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। अब इसमें आगे क्या लिखेंगे कि जो विकर्ण AC होता है, विकर्ण AC को एक वैद्युत सेल E तथा कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं, तथा विकर्ण BD को एक गैल्वानोमीटर या बोल सकते हो धारामापी के साथ कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। ये इसकी संरचना रही जाके। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा। क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख लो चाहो तो कि इसमें 4 प्रतिरोध, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। और समांतर चतुर्भुज का हमने नाम क्या दे दिया, ABCD, जो एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, ABCD का निर्माण करते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इसमें चित्र को देखो, उसी से परिभाषा निकलती है। फिर हमने जो विकर्ण AC होता है, विकर्ण AC को हमने एक वैद्युत सेल E तथा कुंजी K1 के साथ जोड़ दिया। तो क्या लिखें यहाँ पर, विकर्ण AC को एक वैद्युत सेल या वाहक बल भी बोल सकते हो, वैद्युत सेल E तथा कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं, कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं। फिर हमने क्या किया, जो दूसरा विकर्ण था BD, ये विकर्ण है ना BD को किसके साथ जोड़ दिया, एक धारामापी और कुंजी K2 के साथ जोड़ दिया। फिर वही यहाँ लिखेंगे, विकर्ण VD को एक धारामापी G तथा कुंजी K2 के साथ, तो यहाँ कुंजी लिख सकते हो, कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। तो ये इसका बेटा संरचना रही जाके। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या सीखा कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, फिर उसके हमने इसके बाद संरचना को सीखा। अब इसके बाद बारी आती है सिद्धांत की, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। तो इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसमें आगे सीखेंगे सिद्धांत, इसके बाद हेडिंग लगाएंगे सिद्धांत। हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर सिद्धांत। देखो सिद्धांत भी बहुत सिंपल होता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि 2 नंबर में ये पूछ सकता है कि ह्वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, या सिंपल सा ये भी पूछ सकता है ह्वीटस्टोन सेतु होता क्या है, या पूरा पूछेगा ह्वीटस्टोन सेतु में P/Q बराबर R/S इसको प्रूफ करना होता है। तो वहाँ पर पूरे 5 नंबर का आता है। कभी 2 नंबर का पूछे सिद्धांत तो लिख सकते। सिद्धांत ये तो कैसे काम करता है सिद्धांत, ये वैद्युत सेल ई है, ये अपने पास क्या है वैद्युत सेल ई। इस वैद्युत सेल ई द्वारा हम इस परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित करते हैं कि ये जो धारा मापी है इसमें कोई विक्षेप ना हो, कुल मिला के इसमें कोई धारा ना बहे। बात आई समझ में कि जो वैद्युत सेल ई है इसमें हम या इसके द्वारा हम इतनी धारा प्रवाहित करेंगे परिपथ में कि ये जो गैल्वानोमीटर होता है अपना धारा मापी होता है इसमें कोई विक्षेप ना हो। तो ये जो परिपथ होता है ये अपनी संतुलन की अवस्था में होता है। कैसे संतुलन की अवस्था क्या होती है, जो P/Q बराबर R/S, ये दोनों कैसे होंगे संतुलन की अवस्था में होंगे। यही हमको प्रूफ करना है। तो इसका सिद्धांत क्या रहा जाके कि वैद्युत सेल ई द्वारा परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तब ये जो परिपथ होगा ये अपने संतुलन की अवस्था में होगा। और संतुलन की अवस्था क्या होती है बेटा, P/Q = R/S। ठीक है, तो चलिए सिद्धांत को लिखते हैं। सर्वप्रथम वैद्युत सेल ई द्वारा परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित करते हैं, इतनी धारा प्रवाहित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तब ये जो परिपथ होगा तब परिपथ संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, अवस्था में मैं छोड़ दिया क्या, अवस्था में होगा। ठीक है, और ये संतुलन की अवस्था क्या होती है, नीचे यहाँ पर लिखेंगे P/Q = R/S। ये इसकी क्या होती है संतुलन की अवस्था होती है। इसका ये सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम निगमन करेंगे। निगमन का मतलब कि निगमन बोल दो या इसे व्युत्पत्ति बोल सकते हो या उत्पत्ति बोल सकते हो। ठीक है, कई सारे नाम होते हैं। तो निगमन में होता क्या है कि ये P/Q R/S ये कैसे आया है, इसलिए इसमें इसी को क्या बोलते हैं, ये प्रूफ करके लाना है निगमन में। देखो क्या करते हैं, निगमन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किरचॉफ के नियम की। और किरचॉफ का कौन सा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है, और वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। तो यहाँ ये बंद पास बनना है, इसमें वोल्टता का नियम लगाएंगे। अगर आपने किरचॉफ के नियम वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके बाद आए इस वीडियो पर, तब ये बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिएगा इसमें क्या करते हैं, किरचॉफ के वोल्टता नियम से चलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, किरचॉफ के वोल्टता नियम से, वोल्टता नियम बोल दो या बंद पास का नियम बोल दो, वोल्टता नियम से क्या करेंगे, ये जो बंद पास बनना है समझना, यहाँ गौर से समझने वाली बात है भाई। देखो इस वैद्युत सेल में हमने क्या किया, एक आई धारा प्रवाहित कर दी। क्या कर दी, एक आई धारा प्रवाहित कर दी। ये धारा यहाँ पर एक संधि पर मिली आके, लेकिन यहाँ पर ये दोनों, एक प्रतिरोध इधर लगा, एक प्रतिरोध इधर लगा। जैसे धारा इसमें एंट्री मारेगी तो धारा 2 जगह बट जाएगी। यहाँ मान लो धारा I1 जा रही है और यहाँ पर जो धारा है वो I2 बह रही है। क्या बह रही है, यहाँ धारा 2 जगह बट गई। यहाँ धारा आई थी ना, लिख दो यहाँ पर, ऐसे आई धारा थी, जैसे इधर आई तो धारा 2 जगह बट गई। I1 इधर चली गई और I2 इधर चली गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो बंद पास हो गया AVDA, एक बंद पास ये बन गया और दूसरा बंद पास जो है VCDB बन गया। इन दोनों बंद पास में एक एक करके चलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बंद पास 1 में, और किससे चलेंगे, वोल्टता का नियम। देखो कैसा है, जैसे यहाँ धारा I1 जा रही है। अब वोल्टता का नियम होता क्या है कि वोल्टता का नियम होता है कि
किसी खंड में बहने वाली धारा I तथा उसके संगत लगे प्रतिरोध R, कोई भी प्रतिरोध R लगाओ, यहाँ तो मैंने P ले लिया, संगत लगे प्रतिरोध R का जो बीजगणितीय योग होता है और उसका गुणनफल हो जाएगा सिग्मा IR इक्वल टू, और उस बंद पास में लगे कुल विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। तो सिग्मा IR इक्वल टू क्या बन जाता है, सिग्मा E। अगर ये वीडियो पूरी देखना चाहो तो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो धारा जा रही I1 और इसके संगत प्रतिरोध क्या लगा, P, तो ये अपना हो जाएगा I1P, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई धारा नहीं बह रही है, यहाँ पर कोई धारा नहीं बह रही है, और ऐसे इधर आए तो अपोजिट आ रहा है एकदम, क्योंकि धारा इधर बह रही है और अपने लोग इधर चल रहे हैं, तो क्या सा चिन्ह लगेगा, माइनस का लगेगा। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चिन्ह माइनस का हो जाता है। यहाँ देखो धारा क्या बह रही है, I2 बह रही है, और संगत प्रतिरोध क्या लगा है, R लगा। अच्छा, इस पूरे बंद पास में देखो AVD में देखो कोई विद्युत वाहक बल लगा है, कुछ भी नहीं लगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं लगा तो क्या करेंगे, 0। अच्छा, यहाँ बंद पास नाम भी ले सकते हो अगर चाहो तो, बंद पास AVDA में। अब अच्छे से बेहतर है क्योंकि हम AVD में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिया था। तो I1P माइनस I2R बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखो माइनस I2R का डिफेक्शन करेंगे, डिफेक्शन का मतलब होता है पंचांतरण करेंगे। अगर ये माइनस की वैल्यू है उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो I1P इक्वल टू हो जाएगा I2R, ठीक है। इसे बना लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब जो बंद पास दूसरा वाला है, इस दूसरे वाले का नाम क्या है, VCDV में, तो यहाँ लिखेंगे बंद पास VCDV में, किससे, किरचॉफ के नियम से। क्या है इसमें, देखो इसमें हम देखते हैं कि संगत धारा क्या बनी, जैसे I1 इधर आई तो इसमें भी तो I बन जाएगी, तो ये हो गया I1, और संगत प्रतिरोध क्या लगा, Q, तो Q लगा दिया। अच्छा, इधर से हम आ रहे हैं इधर, तो अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो यहाँ धारा कौन सी बह रही है, I2 बह रही है, तो यहाँ धारा बह रही है I2, और प्रतिरोध क्या लगा है, S लगा है, बराबर का 0। अब I2S उधर जाएगा, 0 क्यों लगा, क्योंकि इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, ठीक है। तो I1Q बराबर ये हो जाएगा I2S, ठीक है। इसे बना लिया समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दें, 1/2। 1/2 का मतलब है समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, तो यहाँ सीधे सीधे लिख दिया समीकरण 1/2। जैसे हम यहाँ 1/2 करेंगे तो I1Q मतलब जो LHS होता है उसको LHS से भाग देते हैं, RHS को RHS से भाग देते हैं। तो I1P है, यहाँ I1Q है, तो इसमें भाग देंगे I1, यहाँ हो गया ऐसे I1P वटे का I2Q, ठीक है, बराबर इसका इससे भाग दे दिया। अब बचा क्या इधर अपने पास, I2R अपान का हो जाएगा I2S। अब देखो यहाँ बन होगा, देखो I1 से I1 यहाँ कैंसिल हो गया, फिर देखो I2 से I2 यहाँ कैंसिल हुआ, अपने पास क्या बचा, P/Q, देखो ना P/Q इक्वल टू यहाँ बचा R/S, और यही हमको प्रूफ करना था, क्योंकि संतुलन की अवस्था ही यही थी। यहाँ देखो लिख दिया P/Q इक्वल टू R/S, और यही हमने क्या प्रूफ कर लिया, P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अगर 7 सेट बनते हैं तो 3 से 4 सेट ऐसे होते हैं ह्वीटस्टोन सेट के बारे में कुछ ना कुछ पूछता है, या बोल सकता है ह्वीटस्टोन सेट होता क्या है, या इसके सिद्धांत के बारे में बात कर सकता है, या इसकी संतुलन की अवस्था निकालना होता है, मतलब P/Q इक्वल टू R/S। तो अब इसके बाद वाला लेक्चर जल्दी आएगा।